हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी सेकंड का जो क्रिया पढ़ रहे थे, क्रिया हमने पढ़ी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, अकर्मक और सकर्मक। अब यह भी जानना है कि कभी कभी अकर्मक क्रिया सकर्मक बनाई जाती है। जैसे वह रोता है, अकर्मक। वह अपना रोना रोता है, सकर्मक। वह सोता है, अकर्मक। वह चैन की नींद सोता है, सकर्मक। सेकंड है, को विभक्ति का प्रयोग कभी भी अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य में नहीं हो सकता। यानी जो अकर्मक वाक्य है उसमें को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। तीसरा है, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म कौन सा है, इसकी पहचान क्रिया के पहले क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह मुख्य कर्म होता है, और गौण कर्म में कौन सा है, इसकी पहचान क्रिया के पहले किसे कैसे प्रश्न लगाकर प्राप्त उत्तर से होता है। जैसे माली पौधों को पानी देता है, माली क्या देता है, पानी। तो ये मुख्य कर्म है, और किसे देता है, पौधों को, वो गौण कर्म है। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ ने क्या पिलाया, दूध, मुख्य कर्म, और किसे पिलाया, बच्चे को, गौण कर्म। वाक्य में जब दो कर्म होते हैं तो जो कर्म प्राणीवाचक होता है वह गौण कर्म होता है, और उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। जो कर्म अप्राणीवाचक होते हैं वे प्रधान या मुख्य कर्म होता है। अब है अपूर्ण क्रिया। कर्ता क्रिया के होते हुए भी, कर्ता और क्रिया के होते हुए भी जब क्रिया पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं करती तब वे अपूर्ण क्रिया कहलाती है। जैसे राम था, हमने किया, इन वाक्यों में कर्ता राम, हमने, और क्रिया है था और किया, पर अर्थ स्पष्ट नहीं है। यदि इन वाक्यों को इस तरह कहें, राम अयोध्या के राजा थे, हमने गृह कार्य पूरा किया, तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ऐसे शब्द जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में क्रिया की मदद करते हैं वे पूरक कहलाते हैं। अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम पूरक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग और प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 7 भेद बताए हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा नाम धातु क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया और छठा तात्कालिक क्रिया। तो पहली क्रिया हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया। जब वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मैं उठा, वह गया, इनमें एक एक क्रिया पद उठा और गया है, अतः दोनों क्या है, सामान्य क्रिया। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से ये ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य से काम करवाता है या दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, इसमें अध्यापक स्वयं न पढ़कर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, अतः पढ़वाया प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक इन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे दादी जी गुड्डू को पढ़ाती हैं,
अभिनेता दर्शकों को हंसाता है। यहाँ दादी जी और अभिनेता स्वयं कार्य करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक इन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल न होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे पिताजी ने माली से पौधों में पानी दिलवाया, उसने नौकर से झाड़ू लगवाई। इन वाक्यों में पिताजी और वह करता है, पर वे स्वयं काम नहीं करते बल्कि दूसरों से कार्य करवाते हैं। जैसे यहाँ पर क्रिया या धातु बताई है, फिर प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। क्रिया या धातु है गिर, गिर से गिरना प्रथम प्रेरणार्थक है और गिरवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। धो, धोना, धुलवाना। रो, रोना, रुलवाना। काट, काटना, कटवाना। कर, कराना, करवाना। यह भी जानना है कि द्विकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया में अंतर। प्रेरणार्थक क्रिया द्विकर्मक हो सकती है, पर प्रत्येक द्विकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक नहीं हो सकती। जैसे रमेश पिता को पत्र लिखता है, पिताजी ने मुझे घड़ी दी। ये वाक्य द्विकर्मक है पर प्रेरणार्थक नहीं है। पर अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, माँ बच्चे को कहानी सुनाती है। ये द्विकर्मक भी है और प्रेरणार्थक भी है। अब है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश क्रिकेट खेल रहा है, उसने खाना खा लिया है। ये वाक्य में पूर्णता लाने के लिए दो से अधिक क्रियाओं खेल रहा है, खा लिया है का प्रयोग हुआ है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।